सो बच्चों पेज नंबर 24 पर सेकंड पैराग्राफ देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, जो कि आपके एस.आर. आकाश का पूर्वार्ध भाग का चार जो हिस्सा है, चौथा भाग, ठीक है, उसका सेकंड पैराग्राफ। तो शादी के बाद अब जाने क्यों लगता है जैसे घर की वास्तविक हालत मुझे जानबूझकर दिखाई जाने लगी है। लगता ही नहीं कि मेरी शादी भी हुई थी। वह तो शायद कोई और था। अब तो बहू की बात भी घर में कोई नहीं करता। लगता है जैसे मेरी अनिच्छा को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। किसी एक बाहरी आदमी को घर का आदमी माना जाने लगा है। इसे सब भूल गए हैं। हाँ, एक आध बार भाभी ने प्रसन्न मनःस्थिति में हंसकर कहा था, ठीक है लाला जी, सब ढंग पर आ जाएंगे। औरत को जब तक दबाकर नहीं रखा जाता हाथ नहीं आती। और जहां पहले से ही गुमान बड़े हो वहां तो फिर कहना ही क्या। औरत तो लकड़ी का बंदर है। हमारे बाबा कहा करते थे, इतना भी मुंह न लगाएं कि आदमी को आगा पीछा कुछ ना दिखाई दे। चाहे जितनी पढ़ लो, चाहे जितनी सुरग की परी बन लो, काम तो वही करना है। आदमी का काम प्यारा होता है, जाम नहीं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सिखाया जा रहा है एक तरीके से भाभी द्वारा, भैया औरत को दबा के रखो। और उसके मन में ऐसा भी लग रहा है कि शादी के बाद ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर मुझे दिखाया जा रहा है घर की हालत, पैसा नहीं है, तुझे कमाना चाहिए, अपनी बहू को दबा के रखना चाहिए। सो यहाँ पर भाभी भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है प्रभा के बारे में। सो चाहे जितना भी पढ़ लो, चाहे कोई स्वर्ग की भी परी हो, तो काम तो वही करना पड़ेगा। मीन्स घर का काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदा कि किताबें तो तुमने लाखों पढ़ ली, आने के नाम पे खाकदूल कुछ नहीं। ठीक है। सो यहाँ पर वो प्रभा के लिए कह रही, विशेष करके इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है। हमें तो लाला जी तुम भरा भर नींद में उठा दो, बिना देखे सारा मिर्च मसाला डाल देंगे, नाक कटा दे जो ज़रा भी कम ज़्यादा हो जाए, फिर अपने घर की बात बताने लगती है। हमारे बड़े भैया की बहू भी ऐसी आई थी, किसी को अपने सामने बतती ही नहीं थी। सो भैया को यह सब कहाँ बर्दाश्त। 2 दिन में सारा नज़ला झाड़ दिया। वो तो किसी किसी की आदत होवे लाला जी, बिना पिटे कुटे ठीक रास्ते पर नहीं चल सके। अब भाभी बिल्कुल ठीक है। भैया की भौं पर बल देखा नहीं कि पत्ते की तरह यूं काम जावे। और उन्होंने पंजा कप कपाकर पत्ते के कपाने का रूप रखा है। ठीक है। सो यहाँ पर वो अपनी क्या बता रही है कि जो उसके भाई साहब हैं वो किस प्रकार से अपनी पत्नी को रखते हैं। तो शायद वो कह रही है कि आप भी अपने पति को अपने काबू में रखें। जाने क्यों मेरा मन बड़ा भारी भारी और रोगी सा रहने लगा। जब देखो तब यह रुपए पैसों की तंगी का बखान, हमेशा यह संकेत कि हमारी मदद करो। मैं तो इन लोगों के सामने पड़ते डरता हूँ। एक दिन पूछा था, आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 24 पर। सो बच्चों यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। भाभी प्रभा के बारे में कुछ कुछ कह रही है। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि मेरा मन बहुत रोगियों के समान रहने लगा है। ठीक है। रुपये पैसे की तंगी की बखान की जाती है ना, तो मतलब वास्तविक हालत उसको दिखाई जाती है बार बार, भैया आए ना देख लो, अब तुम्हारी पत्नी भी है, कमा लो, फलाना फलाना। ठीक है। सो यहाँ पर एक दिन मैंने पूछा, आप चाहते हैं मैं FA, I'm a little confused बच्चों, it is right or it is something else, I never heard FA का इम्तिहान दूँ या नहीं। MA तो मैंने सुना है, लेकिन वो इस समय 12वीं कर रहा था। तो लेट्स सी
झट भैया बोले, पढ़ने को कौन मना करता है। मैंने कहा चाहा तो फिर यह दिन रात झिक झिक बंद कीजिए। पढ़ाने का एहसान भी है और पढ़ने भी नहीं देना चाहते। कभी कभी तो मन में बड़ी प्रबल तड़प जागती है कि इन सबको भूल भाल कर पढ़ने में राह नेक कर दो। जो जिसकी इच्छा हो बकने दो। अपने भीतर एक और अजब बात अनुभव हो रही है, जैसे पहले जैसी एक अलर्ट निश्चितता मन ओतप्रोत रहता था। उज्जवल और उन्नत भविष्य के सपने मन प्राण में झिलमिलाया करते थे, वे सब बुझते चले जा रहे हैं। जो कुछ मैं करूँगा वह सामने दिखने लगा है। एक अद्भुत तृष्णा और विरक्ति भारी निहाई की तरह जमी है और उस पर ये सारी बातें घन की तरह बज उठती हैं। एक खोखली खनखनाहट और सुनी धमक से सारा अंतरलोक विशुद्ध और संतृष्ट हो उठता है। घर में रहने को मन नहीं करता। दोनों वक्त खाना और सोना मजबूरी है। चुप मैं पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले की चुप्पी आत्मतृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी और यह चुप्पी तो जैसे आरे की तरह भीतर ही भीतर अपने को रेते जा रही है। सो यहाँ पर बच्चों को कह रहा है कि पहले तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहता था, लेकिन अब शादी के बाद इस तरीके की बातें सुनाई जानी, बहुत सारी चीज़ें, तो अब मतलब पहले भी चुप रहता था तो वो उस समय कुछ ऐसा मन में नहीं आता था कि मुझे कोई क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन अब जब बोलते हैं तो भीतर ऐसा लगता है कोई आरी से मेरा हृदय को काट रहा है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। डेमोक्लिस की लटकती तलवार की तरह बोर्ड के इम्तिहान अपनी निश्चिंत क्रूर मंथर गति से झुके चले आ रहे हैं। कभी जब उसका ध्यान आता है तो चूल्हे के नीचे पड़े बकरे की तरह सारा अस्तित्व कांप उठता है। तो यहाँ पे उसे बेचारे को एग्ज़ाम का भय भी है। कॉलेज में पीरियड हो या ना हो, 10 से 4 बजे का समय मैं इधर उधर भटक कर ही काट देता हूँ। कभी हॉस्टल में किसी के यहाँ जा बैठे या किसी के घर चले, समझ में नहीं आता मेरे भीतर क्या था जो खो गया। मैं एक और बात भी समझने लगा हूँ कि लोग मुझे बिल्कुल बेकार का ऐसा आदमी मानने लगे हैं जिसे कोई काम धाम नहीं है, दिन भर बस मन भर का मुंह बनाए घूमता रहता हो। उसकी आंखों में तैरती अवज्ञा और अनादर मन के भीतर की कोमलता पर तेजाब की लकीर खींच जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वो फिर घर के लोगों की बात कर रहा है और फिर उसकी यानी कि प्रज्ञा भी उसको कोई भाव नहीं दे रही है एक तरीके से। तो वो कह रहा है कि ये भी मेरे लिए ऐसे कि लगता है जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया होगा मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर, ठीक है। और जब इसे सहा नहीं जाता तो बाहर पार्क में जा बैठता हूँ। 3-3, 4-4 घंटे पड़ा रहता हूँ। उठने को जी नहीं करता। पड़ा जाने क्या सोचा करता हूँ। या तो वे बातें इतनी अधिक हैं कि मुझे याद नहीं है, या क्या या कुछ भी नहीं सोचता। अचानक जब इस बात का ध्यान आता है कि निरुद्देश्य पड़े पड़े बहुत वक्त हो गया तो पाँव घसीटता घर आ जाता हूँ। घर में कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, कुछ जानने की इच्छा नहीं होती। लाख अपने पर झुंझलाता हूँ। पहले जैसी निश्चित बनने को तड़पता हूँ, लेकिन बोझ है कि टलता ही नहीं। व्यर्थ सारी जिंदगी मेरी बेकार गई। निरर्थक और निरुद्देश्य रहे वे दिन जो मैंने जिए हैं, और आगे आने वाले दिनों के सामने भयंकर अंधकार की दीवार खड़ी है। ऐसे वो सोच रहा है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर अंधकार से भरी क्या कह रहा है वो, दीवार खड़ी हो गई है। पेज नंबर 26। वहाँ कोई राह ही नहीं दिखती। हर काम करने से पहले सामने प्रश्न आता है, क्या होगा इसे करके, क्या फ़ायदा। जैसे संसार की हर चीज़ निर्लक्ष्य और अनावश्यक हो। जिंदगी के रस भरे स्पंज को जैसे किसी क्रूर मुट्ठी ने भींच कर निचोड़ दिया। बस कुहासा है,
जो मन और आँखों के आगे छाया रहता है, कोहरा सा छाया रहता है और निरंतर एक बर्फीले सीलन से उसे निष्प्राण रखता है। सो बिल्कुल कोहरा है जो ऐसा लगता है जम गया आँखों पे, ठीक है। अनुभव करता हूँ जैसे मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा मैं किसी चक्कर में उलझ गया हूँ, जो मेरी सारी जीवन शक्ति का अपहरण करके मुझे बूंद बूंद सुखाकर बाकी बचे फाक की तरह मेरे कंकाल को छोड़ जाएगा कि मैं खुद मर जाऊं, है ना। सो बच्चों यहाँ पर अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से वो तुलना कर रहा है कि जैसे मैं मकड़ी के जाल में फंसी हुई मक्खियों जो जिसके मांस मूस खा के मकड़ी कंकाल छोड़ देती है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बस थोड़े से जो प्राण होंगे तो वो लटके लटके वो मैं मर ही जाऊंगा उस जगह पर, ठीक है। सो यहाँ पर देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की ज्योति, होठों की मुस्कुराहट चली जा रही है, गलती जा रही है, लेकिन आखिर रोकूं कैसे यह घर की चकचक, या हमेशा अपने मन में किसी अपराध की ग्लानि और परिताप, यह धू धू करता सपनों का लाक्षागृह। सो लाक्षागृह अगर आप जानकारी रखते हैं तो पांडवों ने बनाया था और इसे कौरवों ने धोखे से जला भी दिया था बच्चों, ठीक है। सो उसको अपने में भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, ठीक है। ओके, सो लाख है जो बहुत तेज गति से जलती है, तो उसका मन भी इस तेज गति से इन सब बातों से जल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। कॉलेज के लड़कों को देखता हूँ जो बिना बात हो करके जोर से हंसते हैं, लापरवाह रहते हैं और कभी इसको बनाते हैं, कभी उसका मजाक करते हैं। मुझे लगता है इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता। ये चलती हुई लड़कियों पर आवाज़ें कसना, इशारे करना, उनके टांगों के पीछे चक्कर काटना या धर्मशालाओं में आकर ठहरी हुई सहायता मांगने आने वाले शरणार्थी औरतों के साथ के अपने झूठे सच्चे किस्से बखानना, अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें करना या क्रिकेट के खिलाड़ियों की बहस से करना, मुझे सब एकदम नकली और झूठे लगते हैं। यही क्यों जहाँ कुछ प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिमान लड़के राजनीति पर बहस करते हैं, कम्युनिज्म के भारतीय संस्कृति के संभावित खतरों की बातें करते हैं, वहाँ जाने को मन नहीं करता। लगता है ये सब लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं। इन सब पर मुझे झुंझलाहट भी आती है कि लोग चुप क्यों नहीं बैठते, क्यों दिन रात बड़बड़ करते रहते हैं, क्यों बेवकूफ़ों की तरह उछलते कूदते रहते हैं, क्या फ़ायदा है इन बातों से। भाई, मधुबाला संसार की सबसे सुंदर एक्ट्रेस सही और अशोक कुमार बुढ़ा होकर भी कमाल करता है, फिर तुम्हें उन सब से क्या लेना देना। सो आप देख सकते हैं बच्चों की किस प्रकार से इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसके दोस्तों का बातें करना, कॉलेज के लड़कों का कोई भी क्रियाकलाप इसको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अपने घर की उधेड़-बुन में लगा हुआ है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं इन सब बातों से इनको क्या लेना देना है, ठीक है। माना कि असली खेल की अपेक्षा उसकी रनिंग कमेंट्री लाख दर्जे रोचक होती है और स्टालिन की लड़की की बड़ी बड़ी करतूतें खुल रही हैं। फिर आप आखिर क्या चाहते हैं। सब मिलाकर बाहर का सारा जीवन निरानंद खोखला और अनावश्यक लगता है। कभी कभी इन लोगों पर बड़ा रश्क भी होता है कि क्यों नहीं मैं भी इन सब की तरह जी खोलकर हंस बोल सकता, क्यों नहीं उछलकर रास्ते पर पड़े सिगरेट के डिब्बे में किक लगाने को मेरा मन करता। मगर क्या करूं, मैं करूं क्या, मन ही मर गया है। सो नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं बच्चों उसकी मानसिक स्थिति क्या है।
कुछ बातें हैं जो वो शायद चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। फिर वो कह रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इन अपने दोस्तों के समान या अपने कॉलेज के हम उम्र लड़कों के समान। सो वो परेशान है। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 27। कॉलेज के लड़कों से दिन रात मनहूस सुनते सुनते लगता है जैसे 20 साल और बूढ़ा हो गया हूँ। एक गहरी निराशा, सूक्ष्म किंतु व्यापक थकान मेरी रग रग में बैठ गई है। सो सब जब वो ना खेलता है, ना कूदता है, ना हंसता है, ना बोलता है, तो ऑब्वियसली बाकी लड़के उसको मनहूस कहते होंगे। ठीक है, तो कह रहे मैं सुनते सुनते थक गया। ठीक है, और मैं इतनी थकावट मुझे लगती है कि मेरे हिलने का भी मेरा मन नहीं होता। बादलों के पार लहराता यह भगवा ध्वज मुझसे दिन दिन दूर होता जा रहा है। लगता है सिनेमा देखे बरसों हो गए। विवाह के दिनों में एक आध देखा था। जाने कैसे मन में यह बात समा गई कि विवाह के बाद अम्मा बाबूजी से पैसे मांगने का अधिकार छिन गया है। निराश और हताश मैं अकेला पड़ गया हूँ। कभी कभी गीता पढ़ता हूँ तो क्षणिक शांति मिलती है। मंदिर के एकांत में बैठकर सोचने में सुख मिलता है। बस उसी समय लगता है जैसे मैं सब कुछ भूलकर आया हूँ। दुश्चिंताओं और परेशानियों से फटती नसों को यहाँ की सुगंधित अगरू धूम्र सहला सहलाकर सुला देता है। सो यहाँ पर वो मंदिर में आ जाता है। सो जो मंदिर में जलती हुई अगरबत्ती धूप बत्ती है, सो उसका जो फ्रेगरेंस है बच्चों, उससे उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ठीक है, हाँ, लौटते समय लगता है जैसे फिर उसी काएं खाएं वाली दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ मनुष्य कोलों में पेला जा रहा है। लेकिन एक घटना के बाद अब मंदिर जाना भी छोड़ दिया है। कमीज पजामा पहने एक निहायत ही कमज़ोर मेरा भिनकता सा पंजाबी शरणार्थी मंदिर में घुस आया था और प्रसाद मांग रहा था। शरणार्थी क्या होते हैं बच्चे? जो एक तरीके से भागे हुए होते हैं, यानी उनको निकाला हुआ होता है। तो वो यहाँ पे मंदिर की शरण में आया है। ठीक है, सो प्रसाद मांग रहा था। पुजारी जी ने बाहर बरगद के नीचे जलती धुनी की लकड़ी से उसे कुत्ते की तरह मार मार कर भगाया। सो यहाँ पर देखो मंदिर में ये कृत्य देखकर कि स्वयं एक पंडित होकर किस प्रकार से कहते हैं भगवान तो हर एक पर दया करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्वयं पंडित का जो है मंदिर का जो पुजारी पंडित है उसने मारा इस व्यक्ति को। ठीक है, उस दृश्य से मेरा मन में कुछ फट गया। बोला मैं कुछ नहीं, सिर्फ देखता रहा जैसे 6 मंजिल ऊपर से नीचे का दृश्य देख रहा हूँ। लेकिन मंदिर में वह मेरा अंतिम दिन था, कुछ नहीं कर पाया। ये एकदम ऐसा लग रहा था मैं बहुत दूर से उस दृश्य को देख रहा हूँ। हर क्षण ऐसा लगता रहता है जैसे सब ने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। इसे अकेला छोड़ दो, सीधे मुझसे कुछ ना कहना, मेरे प्रति अपमानजनक उदासीनता दिखाना या ढाल ढाल कर इशारों में सब कुछ कहते रहना मुझे दिन रात खाए जा रहा है। जैसे हर आदमी मुझसे उबा हुआ है, हर एक को मुझसे घृणा है। सबके चेहरों पर मेरे लिए एक तीखा तिरस्कार है। मुझे डर है घर की और आशाओं को पूरा नहीं किया। यह भी क्या मेरा ही अपराध है? कभी कभी मन में बड़ी ललक उठती है। अम्मा मुझे बुलाकर कुछ पूछती क्यों नहीं? भाई साहब को मेरी ओर देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बाबूजी के प्रति मेरा भय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। मैं प्रभा के बारे में ज़रा भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन घर में उसकी बुराई की कथा का कोई ना कोई अंश आए दिन कान में पड़ता रहता है तो मन में हल्का विरोध उठता है। क्या इन लोगों को कोई और काम नहीं? मैंने कहा था मेरे पाँव में मैंने कहा था कि मेरे पाँव में यह चक्की बांध दो। जाने कैसी घमंडी लड़की मेरे माथे मर दी है लाकर। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 28। और सारा दोष भी
मुझे ही मिल रहा है। अक्सर ही मैंने उसके चित्र को मन दोहराया और पाया कि निश्चय ही उस सारे व्यवहार की जड़ में उसका अहंकार है। लेकिन जब भी तटस्थ होकर सोचता हूँ तो खुद से ही पूछता हूँ, यह हो कैसे सकता है कि मेरी पत्नी 4 दिन मेरे घर रही हो और उससे और मैं उससे एक शब्द भी ना बोला हूँ। और जब यह सब सहा नहीं जाता तो इच्छा होती है कि कहीं एकांत में बैठकर क्या करूं, इतना रहूं कि बेहोश हो जाऊं और वो बेहोशी कभी न टूटे। फिर भी मन में यह क्या कमज़ोरी है कि कामना करता हूँ रोते समय तकिए का गंदा लिहाफ होठों से ना रगड़ा जाए, माथा मंदिर के ठंडे संगमरमर के खंभे से ना टिका हो और गालों पर लॉन की सूखी घास ना चुभती रहे। नहीं जानता इसकी जगह क्या हो जो मुझे शांति मिले। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस समय समर की मानसिक स्थिति कैसी है। घर में भी उसको आराम नहीं, बाहर भी उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, और जब वो घर आता है तो उसके पत्नी के विषय में बहुत सारी बातें कही जाती है। सो ना वो देखता है ना वो उससे बोलता है, लेकिन वो फिर उनकी बातों के से वो कहता है कि मैंने तो नहीं कहा था आप मेरी शादी करो, मेरे मत्थे मर दो इस लड़की को, है ना। सो कभी कभी उसे लगता है कि शायद सारा का सारा ये इसका अहंकार है जो ये बोलती नहीं है। फिर कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि इतने समय ये मेरे घर में रही मेरी पत्नी, लेकिन मैं इसे आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। तो वो परेशान हो, कह रहा क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे को कहाँ शांति मिलेगी। सो ये भाग 4 था बच्चों। भाग 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।